हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। देखते हैं अपन विज्ञान का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 कल हमने देख लिया था, जिसके अंदर था अपना पाचन तंत्र। अब देखते हैं उस पाचन तंत्र के अंदर हम लोगों ने कल देखा था कि भोजन को पचाने के लिए कई ग्रंथियों में से रस निकलता है। उन ग्रंथियों के रसों के अलावा 3 पाचन ग्रंथियां हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि अपनी आहार नाल के अंदर उपस्थित नहीं होके कुछ और स्थानों पर उपस्थित रहती है, और वो भी क्या करती है, पाचक रसों का श्रवण करती है, जो अपने भोजन को पचाने में अति आवश्यक होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथियां। ये जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली देखते हैं लार ग्रंथियां, जिसको बोला जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या क्या काम करती है, इनका कार्य भी देख लेते हैं। एक तो ये ल्यूब्रिकेंट के तौर पर काम करती है, दूसरा ये भोजन को गीला कर देती है। गीला मतलब उसको लसलसा बना देती है, जिससे ये अपनी जो ग्रास नली है इससे भोजन को जाने में रुकावट पैदा नहीं होती। नेक्स्ट है ये स्टार्च का जो पाचन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अपने मुंह से ही। किसके द्वारा? लार ग्रंथियों से निकले हुए लार के द्वारा। तीसरा जो काम है वो यह है कि यह भोजन को चिकना बना देती है और घुलनशील बना देती है। चौथा क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, गुटखा खाया, गुटखा मुंह में चिपक गया तो उसको अपन उंगलियों से तो साफ नहीं करेंगे, अपने मुंह में लार प्रोड्यूस होगी। क्या निकलेगी? लार। और उस लार से उस गुटके का एक एक कण भी बाहर निकल जाएगा। तो कौन काम कर रहा है? लार ग्रंथि। क्या काम कर रही है? अपने मुंह और जीभ की सफाई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चौथा काम है मुख ग्रहिका एवं जीभ की टोटली सफाई। कौन कर रही है? लार। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लार ग्रंथियां। एक्चुअल में लार ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कर्णपूरु ग्रंथि, जो कि गालों में उपस्थित होती है और यह क्या करती है? सिरमी तरल का स्त्राव करती है। सेकंड है अपनी अधोजंब लार ग्रंथि। ये क्या है? इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि ये डबल काम करती है। तो ये एक तो तरल का स्त्राव करती है और दूसरा एक होता है भोजन को पचाने में सहायक श्लेष्म। इस श्लेष्म का भी ये स्त्रावण करती है। श्रावण मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स किसी चीज का उत्पादित करना, प्रोड्यूस करना, उसी को बोला जाए श्रावण। थर्ड है अधिजीवा ग्रंथि, जो जीभ के नीचे उपस्थित होती है और ये किसका श्रावण करती है? श्लेष्म का श्रावण करती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। 3 ग्रंथियां हो गई। कौन कौन सी? कर्णपूर, अधोजंब, अधिजीवा। कहाँ पे है? मुंह के अंदर। कोई कान के पीछे होगी, कोई जीभ के नीचे होगी, और ये तीनों मिला के मुंह में। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना अग्नाशय। अग्नाशय क्या काम करता है माय डियर फ्रेंड्स? ये करता है इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक एंजाइम का श्रावण करता है। और ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर ये दोनों सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्या काम करते हैं? रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करते हैं। किसके स्तर को? शर्करा। अपने जो शक्कर होती है, शक्कर, मीठी शक्कर, चीनी, उसका अगर अपने शरीर में बढ़ जाए मामला तो मधुमेह की समस्या हो जाती है। इसलिए खेऊचे कहीं तो शुगर की बीमारी होगी। उस शुगर की बीमारी ने कौन कंट्रोल करता है? उस शुगर की बीमारी को अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यकृत, जिसको बोला जाता है लीवर। ये एक 3 कोणी स्ट्रक्चर होती है। कितने कोणे होते हैं इसके? 3। तो इसको क्या बोल दिया? त्रिकोणाकार। और ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, जो इस पित्ताशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको बोला जाता है गोल ब्लैडर। क्या बोला जाता है? गोल ब्लैडर। और ये पित्त रस भी भोजन के पाचन में सहायक होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इधर देख लेते हैं
कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं या कौन कौन से भाग है जो किस किस का उत्पादन करते हैं। लार ग्रंथि है, ये टाइलिन और एमिलेज नामक रसों का श्रावण करती है। नेक्स्ट है अमाशय, अपना जो पेट है वो किसका श्रावण करता है, पेप्सिन और रेनिन। सेकंड कौन सा हो गया, पेप्सिन, पेप्सी कोका कोला, याद रहेगा, ठंडा पेप्सी कोका कोला, डीएनए मैथमेटिक्स आग का गोला, याद रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जठर रस मतलब अमाशय किसका श्रावण किया इसने, पेप्सिन और रेनिन का। थर्ड आ गया अग्नाशय, अग्नाशय बोला जाता है, ये भी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा था, ये रहा अपना अग्नाशय। ये किसका श्रावण कर रहा है, ये कर रहा है एमिलेज, विलेज, विलेज से बना एमिलेज। सेकंड है ट्रिप्सिन, थर्ड है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन की मम्मी का नाम आ गया काइमोट्रिप्सिन। फोर्थ है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट हो गया अपने लाइपेज और नेक्स्ट हो गया न्यूक्लिएजेज। याद रहेगा, ये आपको याद करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं ये, ओके। और नेक्स्ट है अपना आंत्रीय रस, आंत्रीय रस किस कौन कौन से एंजाइम का श्रावण करते हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है माल्टेज, नेक्स्ट लैक्टेज, थर्ड सुक्रेज, नेक्स्ट लाइपेज, उसके नेक्स्ट न्यूक्लियजेज, उसके नेक्स्ट डाइपेप्टाइडेज और नेक्स्ट फोस्फेटेज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी होगी यूं करके, और टेबल के अंदर देख लेना आप कि कौन कौन सी एंजाइम का श्रावण कर रहा है, और ये अपने यहाँ पे देख लिया है। अब ये किस किस को पचाता है, माल्टोस को सुक्रोज, और किसको क्या बनाता है, ये आप लोग टेबल से रट लेना। नेक्स्ट है अपना यकृत, जो किसका श्रावण कर रहा है, ये कर रहा है पित्त लवण का, जो कहाँ पे इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, और पित्ताशय क्या करता है, इसको जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचा देता है। नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, भोजन का पाचन। भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व देखे थे हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह वगैरह वगैरह, और इनका पाचन किन के द्वारा किया जा रहा था, एंजाइम्स के द्वारा, जो कि लार ग्रंथियों से, यकृत से, अग्नाशय से, आहार नाल के अंदर उपस्थित कई घटकों से उत्पन्न हो रहे थे। तो देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट है, इसको किस किस के द्वारा पचाया जाता है, कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं मोस्टली जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। तो पहला आता है एमिलेज। कौन सा है, एमिलेज। एमिलेज के द्वारा किसका पाचन किया जाता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो एमिलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद माल्टेज, सुक्रेज इत्यादि ऐसे एंजाइम हैं जो किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रोटीन का पाचन कौन कौन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है अपना फर्स्ट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की मम्मी काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन इत्यादि ऐसे एंजाइम हैं जो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है अपना वसा, और वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा, लाइपेज। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियजेज। कौन सा है, न्यूक्लियजेज। ये अपने आप में ही एक एंजाइम है, और इसका भी पाचन किसके द्वारा किया जाता है, एक तो इसके खुद के द्वारा न्यूक्लियजेज के द्वारा, और दूसरा है न्यूक्लियोटाइजेज। तो जहाँ न्यूक्लियजेज दिख जाए वहाँ पर तो न्यूक्लियोजेज या न्यूक्लियोजेज से रिलेटेड इसका कोई उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिंदी में पढ़ते हो आप लोग उपसर्ग प्रत्यय, तो ये न्यूक्लियोटाइजेज इसका एक वो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लार। लार जो अपने मुंह में बनती है, ये क्या काम करती है, लार करती है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इस लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन एंड एमाइलेज के द्वारा मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसके द्वारा, लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोस में। किस में कन्वर्ट किया जाता है,
माल्टोस में, और इस स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम अपने मुंह में स्टार्ट हो जाता है। और 30% जो स्टार्च है, 30% स्टार्च को तो माल्टोस मुंह में ही बना देती है कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट है अपना अमाशय। क्या है? अमाशय। अपना जो पेट है, पेट भी तो और कुछ निकालेगा, तभी तो आगे पहुंच के ये छोटी आंत में पचित होगा। तो पेट में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं साहब। पेट में निकल रहे हैं रस, एंजाइम। पहला म्यूकस, दूसरा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। कौन सा है? प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजन। इकलौता नाम है भाइयों, ध्यान से देख लेना, कहीं गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन वो भी क्या है? एक एंजाइम है। और थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl। अब कहीं ये HCl मत समझ लेना, जो घर में साफ़ सफाई में लाती है आपकी मम्मी, वो पीली पीली बोतल आती है ना, देखी होगी, पड़ी रहती है घर में, वो वाली HCl मत समझ लेना मेरे मित्रों। तो ये HCl क्या करता है? भोजन के साथ मिलकर उसका काइम बनाता है। क्या बनाता है? काइम। और इस काइम बनने के कारण भोजन पचाने में आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अपना, ये जो देखा था अपन ने बड़ा सारा नाम, क्या नाम तो? क्या नाम तो? ये था प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। गटर से आप करवा की पीली बोतल आओ ना, हम भी HCl ही आओ जाए। ओके, तो ये PP मतलब प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके पेप्सिन बना लेता है। क्या बना लेता है? पेप्सिन। और पेप्सिन किसका अपघटन करता है? प्रोटीन का अपघटन। यहाँ पे देखा था मित्रों मैंने, ये देखो ये लिख रहा पेप्सिन, और ये किसका अपघटन और पाचन कर रहा था? प्रोटीन का। प्रोटीन के अपघटन और पाचन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है? पेप्सिन का। किसका? पेप्सिन। याद हो गया? तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन किसके साथ मिला? HCl के साथ। HCl के साथ मिला तो क्या बना दिया? पेप्सिन। और पेप्सिन ने किसका अपघटन कर दिया? प्रोटीन का। तो देखो पी 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 सब में पिया गया। देखो साहब, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ये मिला HCl के साथ, और इसने क्या बना दिया? पेप्सिन बना दिया। और इस पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का अपघटन कर दिया। हो गई लाइन याद? हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट देखते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं, ओ करते रहते हैं, उन बच्चों में क्या होता है? वो खाना वाना तो खाते नहीं है, वो तो बस दूध पी के काम चलाते हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट कहती है 6 महीने के नवजात को तो दूध माँ का ही पिलाना चाहिए, खाना वाना नहीं खिलाना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? उसमें ओनली दूध पीता है वो, और दूध को पचाने के लिए छोटे बच्चों के अंदर, नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ रेनिन नाम का एक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम माय डियर फ्रेंड्स? रेनिन। कौन सा निकल रहा है? रेनिन। याद रहेगा? किससे याद रख लेना? बरसात। रेन। रेन यानी क्या होती है? बरसात। और बच्चे के पेट में दूध को पचाने के लिए किसकी बरसात हो जाती है? रेनिन की। और ये रेनिन पेप्सिन के साथ मिलकर किसका अपघटन कर देता है? मतलब किसका पाचन कर देता है? दूध का पाचन कर देता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अपना जो यकृत था, यकृत प्रोड्यूस कर रहा था अपना बाइल जूस, पित्तरस, जो इकट्ठा हो रहा था अपने पित्ताशय के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। और वो पित्तरस क्या करता है? पित्तरस वसा का पाइशियन करता है। क्या करता है? पाइशियन, एमल्सिफिकेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पाइशन करता है तो उससे क्या होता है? वसा पचाने में सहायक होता है। कौन? पित्तरस। पित्तरस ने क्या किया? पाइशिएशन, एमल्सिफिकेशन, पाइशिएशन। किसने? पित्तरस ने। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, इसमें पी नाम के वर्ड खूब ही आ रहे हैं। पी फॉर पापा, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोएंजाइम
पेप्सिनोजन, और P फॉर पित्रस, P फॉर प्रोटीन, और P फॉर पाइशिएशन, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एमल्सिफिकेशन। और इसने क्या किया, वसा को फिर पचा दिया। ओके, नेक्स्ट है अपना बड़ी आंत। बड़ी आंत में एक्चुअली क्या होता है, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो पानी का मोस्टली पाचन है वो किया जाता है बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण और लवण, खनिज लवण, नाम सुना है? पहले पाठ में अपन ने पढ़ा था कि खनिज लवण कम खाने से खनिज कुपोषण हो गया था। पिछले पाठ का कुछ याद है? तो ये खनिज लवणों का कहाँ अवशोषण हो रहा है? अपनी बड़ी आंत के अंदर, जिसको पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने लाल पेन से बनाया था। बड़ी आंत याद करो, छोटी आंत के ऊपर बड़ी आंत, और उस बड़ी आंत में किसका अवशोषण हो गया? जल का अवशोषण हो गया। अब ये क्या करती है, इतनी देर तो जल अपने फूड के साथ था, तो वो फूड थोड़ा लचीला और लसलसा और पतला था, लेकिन अब बड़ी आंत में क्या हो गया, उस भोजन से पानी का भी अवशोषण कर लिया। पानी का अवशोषण करने के पश्चात क्या होगा, वो भोजन अपशिष्ट तो बचा था, वो अपशिष्ट गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होके कहाँ चला जाएगा? मलाशय तक। मलाशय तक जाने के बाद दूसरे दिन सुबह उसको मलद्वार से अपन किस प्रोसेस के अंदर बाहर निकालते हैं? तांत्रिक प्रतिवर्ती। अब ये तांत्रिक, वो वाला तांत्रिक मत समझ लेना भाई लोग, साधु महात्मा, तांत्रिक बाबा। ये अपना साइंस के अंदर नाम है तांत्रिक प्रतिवर्ती। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मलद्वार से हम लोग अपने मल का निष्कासन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना श्वसन एवं श्वसन तंत्र। मुंह का तो अपने फिनिश कर लिया, मुंह से खाना खाया, उसको चबाया, उसके अंदर लार मिलाई, उसका कार्बोहाइड्रेट खींचा, वसा खींचा, प्रोटीन खींचा, उसके सारे तत्व जो जो मिले थे वो सब खींच लिए अपन ने। उससे पहले अपन ने पानी पिया था, उस पानी को भी खींच लिया था। अब क्या कर रहे हैं अपन? सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है श्वसन तंत्र के अंदर, हम लोग सांस लेते हैं। सांस के अंदर आप सब लोग जानते हो कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ता है। तो जैसे ही मैंने सांस लिया, अब आपको पता है कि इस वायुमंडल के अंदर तो खूब सारी गैसें भरी पड़ी है, अपने ऑक्सीजन तो मात्र 21% ही है। तो उन सारी गैसों में से मैंने ऑक्सीजन एक साइड में निकाली, बाकी गैस एक साइड निकाली। ऑक्सीजन को रक्त के साथ मिलाया, जितने भी अपने भोजन में अवशोषण किया था, जितने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह का, उनको उनके गंतव्य स्थल तक रक्त ऑक्सीजन की सहायता से ठेठ पहुंचाता है। जैसे ही वो ठेठ पहुंचे, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर वापस फेफड़ों में आ जाती है, और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड आई और फिर वापस अपन ने बाहर निकाल दी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। श्वसन में एक्चुअल में क्या होता है, पोषक तत्वों का O2 से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या है, ये O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण से ATP निर्माण होता है, और इसमें क्या निकलती है, CO2। ATP होती है अपनी ऊर्जा, इसमें क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ली और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, और ऑक्सीजन लेने के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के इसी आदान प्रदान की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। O2 CO2 की पर्यावरण, अपने चारों तरफ का जो भी पर्यावरण है और इसके और मानव के बीच होने वाले आदान प्रदान की क्रिया को ही श्वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, श्वसन इसी को बोल देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र के अंदर अपने फेफड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
फेफड़े क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। और ये प्रोसीजर कहाँ होता है, फेफड़ों में। और फेफड़ों का कनेक्शन किससे होता है, दिल से, क्योंकि रक्त को धमनियों में कौन भेजता है, दिल। तो ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलती है, दिल के अंदर जाती है, दिल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, फेफड़ों में आती है, फेफड़े उसको नोज़ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो देखते हैं फेफड़ों के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ से मैंने नासिका से, नासिका कौन सी हो गई अपनी, ये जो नाक है इसको नासिका बोलते हैं। नासिका से हम लोगों ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसें भी अंदर ली, जिनके अंदर से अपने काम में कौन सी लेनी है, ओनली ऑक्सीजन ही काम में लेनी है। नासिका से गैस ली, वो ग्रसनी क्या थी अपनी, जो अपने भोजन को श्वास नली में जाने से रोक रही थी। ग्रसनी से होते हुए लैरिंक्स, ये वाला पोर्शन, लैरिंक्स से होते हुए श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच गई, फेफड़ों के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और फेफड़ों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला भाग तो अलग, ये वाला भाग अलग, और ये नीचे वाला मध्यपट वाला भाग अलग। ये जो बड़ी वाली ट्यूब आ रही है अपनी श्वास नली की, और इससे ये जो निकली हुई है इसकी जो मुख्य ब्रांच, अपने ब्रांचें नहीं होती क्या, जैसे कोचिंग है उसकी कई ब्रांचें खोल देते हैं सिटीज़ के अंदर, जो मेन ब्रांच होती है, वैसे ही ये कौन सी हो गई, मेन ब्रांच। तो इस मेन ब्रांच को बोलते हैं अपन श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। छोटे होंगे तो नाम पढ़ा होगा आपने, M फॉर मंकी और B फॉर ब्रोंकी। ब्रोंकी यानी श्वसनी। दूसरा, जो ये जैसे ही ज़्यादा शाखाओं में विभाजित हुई, मतलब इसके मान लो ये पेड़ है, ओके, इसके अंदर कुछ तो मेन शाखाएं होगी जो खूब मोटी मोटी जारी होंगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियाँ निकली होगी, वैसे ही इनके अंदर से छोटी छोटी नसें निकली होती है। उन नसों को बोला जाता है श्वसनिका, ब्रोंकियोल। क्या बोले हैं, श्वसनिका या ब्रोंकियोल। उसके बाद देखा था हम लोगों ने, ये मध्यपट होता है, और यहीं पे डायाफ्राम होता है। डायफ्राम या डायाफ्राम जो भी आप बोलते हो, वो डायाफ्राम होता है। आ गया चित्र समझ में। अगर एग्जाम में आ जाए तो बना देना माय डियर फ्रेंड्स, पूरे 5 नंबर का आएगा, भूल के मत आना वहाँ पे। मानव श्वसन तंत्र में हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर फेफड़े देखे थे, जिनके कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। पहले पार्ट के अंदर ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर निचला श्वसन तंत्र, और तीसरे के अंदर था अपने श्वसन मांसपेशियाँ। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं वो जरा देखते थे। पहला है अपना नासिका। नासिका मतलब अपना जो नाक है, नोज है, उसको बोला जाता है नासिका। नासिका के अंदर असंख्य बाल होते हैं। इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर से रक्त प्रवाहित होता है। वो पतली सी झिल्ली इतनी ज़्यादा पतली होती है कि अगर कोई भी छोटी सी चोट लग जाए तो वो फट जाती है या फूट जाती है, उसमें से रक्त का प्रवाह होने लग जाता है। और जिसको राजस्थान में कहते हैं कि साहब माँ का तो नकलो आ गयो। क्या आ गया, नकला। वो जो नकला बोलते हैं वो इसी पतली झिल्ली के फूटने का परिणाम है। और इसके अंदर खूब सारा श्लेष्मा भी उत्पन्न होता रहता है, जो क्या करता है, अपन जो भी वायु लेते हैं उस वायु के अंदर जो भी अशुद्धियाँ रहती है, मान लो धूल के कण, फफूंद वगैरह वगैरह, जो भी अशुद्धियाँ रहती है, उन अशुद्धियों को इन बालों के द्वारा, इस झिल्ली के द्वारा और इस श्लेष्मा के द्वारा थोड़ा सा रोक लिया जाता है, जिससे शुद्ध हवा फेफड़ों को सप्लाई की जा सके। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना मुख। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जब अपने नाक ठसाठस भर जाते हैं माल से, ठीक है, उस टाइम अपन श्वास कहीं से लेते हैं, हम लोग उस टाइम पे श्वास लेते हैं मुंह से। नाक तो एकदम ब्लॉक हो जाता है। जब नाक ब्लॉक हो जाता है तो मुंह किस काम में आने लग जाता है, सांस लेने के काम में। लेकिन जो मुंह से सांस लेते हैं वो इतनी शुद्ध वायु नहीं रहती, क्योंकि नाक जिस काम के लिए बना है वो काम नाक नहीं कर रहा, मुंह कर रहा है। मान लो एक तो है ट्रेंड आदमी जो रोजाना गड्ढा खोदता है, किसी दिन उसकी जगह जुमा दिया एक मार्ट साहब को गड्ढा खोदने, तो मार्ट साहब ही है, वो तो पेन चलाने का काम करते हैं। उनसे गड्ढा खोदने का काम थोड़े होगा। एकदम गोलाकार और जितनी गहराई वाला है वो गड्ढा नहीं खोद पाएंगे अपने टीचर्स।
जो काम जिसका होता है वही उसको बेस्ट करता है। तो नाकों के बजाय अगर हम लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो वो उतनी शुद्ध फेफड़ों तक नहीं जाएगी। इसके बाद आती है अपने ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी। इससे पहले वाले चैप्टर जब हम लोगों ने भोजन को पचा रहे थे उस टाइम भी पढ़ा था कि ग्रसनी किसका काम करती है। ये ग्रसनी भोजन को अपनी श्वास नली में जाने से रोकती है और श्वास को भोजन नली में जाने से रोकती है। मतलब क्या हो गया कि मान लो पटरी जा रही है ये, तो किसी जगह क्या हो गया, स्टेशन आ गया और ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, यहाँ से ट्रेनें हैं ट्रेनें। तो ये ट्रेन क्या होती है, इधर वाले जंक्शन में भी जा सकती है और इधर वाले जंक्शन पे भी जा सकती है। पटरियों ऐसे आदान प्रदान होता है पटरियों को, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है उस जगह पे क्या होता है, जिस टाइम ट्रेन को इधर भेजना होता है उस टाइम पे ये वाला मार्ग बंद कर दिया जाता है और जब ट्रेन इधर जाएगी तो ये वाला मार्ग बंद कर देते हैं। तो ये ग्रसनी भी वही काम करती है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वो श्वास कहीं आहार नाल में नहीं चली जाए, इसलिए यहाँ पे क्या कर देती है, एक ढक्कन लगा देती है और ये श्वास नली में ही जाता है। यहाँ पे एक वो ग्रंथिका होती है एपिग्लोटिस नाम से। किस नाम से? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नाम से एक ग्रंथिका होती है जो ये काम करती है। इसको फ्लैप या घाटीदार ढक्कन भी बोलते हैं। ये ढक्कन क्या करता है, उठता है और लग जाता है। भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता और श्वास को भोजन नली में नहीं जाने देता। जब हम लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस या घाटीदार ढक्कन क्या करता है, मुंह की श्वास को श्वास नली में भेजने के लिए भोजन नली के आगे आहार नाल के ऊपर ढक्कन ढक देता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। तो ये ग्रसिका भी अपनी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो क्या कर रहा है, श्वास को आहार नाल में नहीं जाने दे रहा और भोजन को श्वास नली में नहीं जाने दे रहा। पिछली स्लाइड में जब हम लोगों ने फेफड़े की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें देखे थे ये लेरिक्स। लेरिक्स क्या होता है एक्चुअल में, आप लोगों ने देखा होगा ना, लोगों के अंदर मोस्टली मर्दों में यहाँ पे एक थोड़ा सा पोर्शन ऊपर निकला होता है। ये जो ऊपर निकला होता है इसी को बोला जाता है स्वर यंत्र या लेरिक्स। क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र या लेरिक्स। इसी लेरिक्स के मोटापे या भारीपन की वजह से मर्दों की आवाज़ भारी होती है। इसी लेरिक्स के अंदर वो सामान लगा होता है जिसके कारण महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। इसी लेरिक्स का कमाल है ये। इसके अंदर क्या है, जो कलपुर्जे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और अपनी आवाज़ को डिफरेंट कर देते हैं। पतली मोटी सब इसी का कमाल है। इसके ऊपर क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर फेफड़ों से वायु टकराकर वो आवाज़ उत्पन्न करती है। एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है, 9 तरीके की उपास्थियाँ मौजूद रहती है। अब आप कहोगे कि साहब ये उपास्थि क्या होती है। हम लोगों ने कक्षा 7 या 8 में पढ़ा था कि कर्ण के अंदर हड्डी तो होती है लेकिन ये क्या होती है, उपास्थि होती है। उपास्थि से मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ये एक्चुअल में होने को तो अस्थि है लेकिन ये थोड़ी कोमल अस्थि है। मतलब ये मोड़ने पर मुड़ जाती है। होने को तो ये भी अस्थि है लेकिन ये मोड़ने पर मुड़ती नहीं है, ये ओनली जॉइंट से ही मुड़ती है। तो ये जो अस्थियां हैं ये आसानी से नहीं मुड़ती, लेकिन जो उपास्थि है ये आसानी पे से मोड़ने पर मुड़ जाती है, उसी को उपास्थि बोला जाता है। और इस हमारे स्वर यंत्र के अंदर, लेरिक्स के अंदर भी 9 तरीके की उपास्थियां रहती है। क्या रहती है, 9 तरीके की। तो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से क्या याद रखना है कि ये 9 तरीके की इसमें उपास्थियां रहती है। नेक्स्ट होता है इसमें स्वर रज्जु। क्या होता है, राजू भाई नहीं, स्वर रज्जु, जो किसका काम करता है, अपने मुंह से साउंड बनाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अपने गले में यूं मान लो कि ये स्पीकर का काम कर रहा है। ये पर्दा हो गया, पर्दा। जब धुम धुम बोलती है आवाज़ तो कौन काम कर रहा होता है अंदर, स्वर रज्जु।
स्वर रज्जु में एक्चुअल में क्या होता है, श्लेष्मा झिल्लियां होती है। श्लेष्म 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 श्लेष्म, खूब सारा आ गया श्लेष्मा, जो पतला पतला होता है, एकदम पतली बारीक झिल्ली, जो हवा के बहाव से कंपी पैदा कर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो पतली झिल्ली, ये गिट्टी है, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, सिलाई की गिट्टी है ये। अगर इसी की ये झिल्ली पतली हो जाए, मान लो ये श्लेष्म झिल्ली कर दूं मैं, इस झिल्ली को, ये थोड़ी सी मोटी है, इसको अगर मैं पतली कर दूं और इस पे हवा का प्रवाह डालूं तो ये भी आवाज़ करने लग जाएगी। तो उसी प्रकार से लेरिक्स के अंदर होता है स्वर रज्जु। स्वर रज्जु के अंदर श्लेष्म झिल्लियाँ होती है जिन पे वायु का दबाव पड़ता है और ये किसका निर्माण करती है, एक कंपी से, इसके अंदर कंपन होता है और कंपी से आवाज़ निकलती है। जैसे हम लोग इसी को बना के देख लेते हैं। मान लो ये मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया इसका मुंह, ये ऊपर से थोड़ा सा हटाया, ये क्या हो गई, एक पतली लेयर होती है। जैसे ही इसको पतला किया और इसके ऊपर मैंने वायु डाली, वैसे ही वायु डाली, यहाँ से कंपन होगा और एक निश्चित आवाज़ निकलेगी। और इसी से हम समझ सकते हैं कि गले के अंदर, लेरिक्स के अंदर भी ऐसा ही एक स्वर रज्जु होता है जिसके अंदर पतली पतली झिल्लियाँ होती है। उन झिल्लियों पे वायु का दबाव पड़ने पर कंपन उत्पन्न होता है और कंपन के कारण ही अपनी आवाज़ बाहर निकलती है। इसलिए कहा जाता है, ज़्यादा पता शाखा बम मारो तो गड़ो खराब हो गया, आवाज़ ही बारी बारी आ रही है, कहते हैं मेरे मित्रों। तो ये हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आता है अपना निचला श्वसन तंत्र। क्या आता है, निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के अंदर पहला आता है श्वास नली। क्या आता है, श्वास नली। यहाँ से लेके, इस लेरिक्स से लेके जहाँ पे ग्रसनी का लास्ट पार्ट होता है, इस लेरिक्स से यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी, जो नासा, अपनी नासा ग्रंथि है, इसके लास्ट पार्ट से स्टार्ट हुई थी ग्रसनी, और वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे इस लेरिक्स के पास में अपना जो कंठ बोलते हैं इसको, कंठ, या फिर वो जो ताड़वा बोलते हैं, ताड़वा, एक लटका हुआ है नीचे ऐसे डंडा सा गले के अंदर, वहाँ पे होते हैं ये सारी प्रोसीजर। और इस लेरिक्स से स्टार्ट होती है अपनी श्वास नली, जो कहाँ तक जाती है, अपने सीने के मध्य पट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, मध्य पट तक। और इसी के साथ साथ एक और चलती रहती है, अपनी पहले पाठ में पढ़ा था, आहार नाल। आहार नाल और श्वास नली आगे पीछे चल रही है। तो जैसे ही श्वास नली नीचे पहुँची, आगे क्या हो जाएगा, अपने क्या होता है, एक्चुअल में दो तरीके के फेफड़े होते हैं। ये जा रही है, ये यहाँ पे हो गया अपना लेरिक्स, लेरिक्स के बाद ये जा रही है श्वास नली, और ये श्वास नली यहाँ पे जाके दो भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई, दो भागों में। तो ये वाला जो पार्ट है, जो अपनी मेन ब्रांचेज हैं, जैसे हम लोगों ने कल एक पेड़ की तस्वीर देखी थी, कैसे पेड़ में ये तो तना होता था और वो जब पट जाता था तो जो मोटी मोटी टहनियाँ रहती है उनको तो बोलते हैं हम लोग श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई। तो यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ तक तो हो गई है श्वास नली, यहाँ से अलग अलग फटने के बाद में ये जो मोटी मोटी नसें हैं, मोटी मोटी नलिकाएं हैं, इनको तो बोला जाता है श्वसनी या ब्रोंकाई। इनके बाद इनसे छोटी छोटी नसें प्रवाहित होगी, जिनसे क्या होगी, वायु जाएगी ठेड़ तक, और इन छोटी वाली को बोला जाता है श्वसनिका या ब्रोंकियोल। क्या बोला जाता है, श्वसनिका या ब्रोंकियोल। यहाँ से ये जो मोटी मोटी दिखाई दे रही है, इनको तो बोल दिया श्वसनी, और जो छोटी छोटी इनके बाद निकली, इनको बोल दिया श्वसनिका या ब्रोंकियोल। इनका क्या काम होता है, श्वास नली से वायु गई और वायु को आगे पहुँचाने का काम ये कर रही है। इन श्वसनिका ब्रोंकियोल के बाद जुड़ी होती है इनसे कूपिकाएं। क्या जुड़ी होती है, कूपिकाएं। जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ के अंदर टहनियाँ निकलती है और टहनियों से छोटी टहनियों के बाद पत्तों का नंबर आता है, वैसे ही पहले तो ये मोटी ब्रांच निकली,
मोटी ब्रांच, ये श्वास नली हो गई। इससे छोटी डाली निकली, डाली से टहनी निकली और टहनी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे करके क्या लगा होगा, ऐसे पत्ते लगे होंगे। क्या लगे होंगे माय डियर फ्रेंड्स? पत्ते लगे होंगे। और वो पत्ते किसका काम कर रहे हैं अपने मानव शरीर के अंदर? ये कर रही है कूपिकाओं का काम। किसका काम कर रही है? कूपिकाओं का काम। और ये जो कूपिकाएं हैं, इनके थ्रू ही हमारी जो वायु है, श्वास नली से ली गई वायु, ये रक्त के मध्य आदान प्रदान होती है। ये रक्त के अंदर यहाँ से कूपिकाओं के माध्यम से रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है। आ गया बात समझ में? श्वास नली से जुड़ी हुई है श्वसनी, श्वसनी से जुड़ी हुई है श्वसनिका, श्वसनिका से जुड़ी हुई है कूपिकाएं। और कूपिकाओं में क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान, O2 देना और CO2 वापस लेना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये लाइन याद हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फेफड़े। क्या? फेफड़े अपने लंग्स। लंग्स मोस्टली अपन यूँ मानते हैं हम लोग कि ये जो है अपना पोर्शन, ये क्या है? फेफड़े। और सभी यूँ मानते हैं कि फेफड़े तो साहब बहुत ज़्यादा कठोर है। देखो यहाँ से हाथ लगाएंगे अपन तो अपने को कठोर कठोर दिखाई देंगे, और लोग यूँ सोच लेते हैं कि ये तो फेफड़े तो बहुत ज़्यादा ही कठोर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। ये क्या है? ये तो ऊपर वाली पसलियाँ हैं। एक्चुअल में फेफड़े तो इनके अंदर होते हैं, इतने ज़्यादा मुलायम कि थोड़ा सा सुई का कोना चुभ जाए तो ये मान लो वहाँ पे क्रांति आ जाए। इतने मुलायम, एकदम कोमल और लचीले होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। याद रहेगा? तो एक तो क्या हो गए फेफड़े? लचीले। दूसरे क्या हो गए? मुलायम। और रंग कौन सा हो गया? हल्का गुलाबी। 3 बातें याद रहेगी फेफड़ों की। अब ये याद नहीं रखना है कि फेफड़े कठोर होते हैं। कठोर तो उनके ऊपर की ये जो पसलियां हैं ये होती है। और एक्चुअल में फेफड़ों की एक और करामात देखो आप। फेफड़े होते हैं अपने जोड़ीदार। कितने फेफड़े थे? 2 फेफड़े थे। 2 फेफड़े थे। तो इनमें क्या होता है? जो दायां फेफड़ा रहता है, जो दिल की साइड का फेफड़ा रहता है, वो थोड़ा सा लंबाई में कम होता है और चौड़ाई में ज़्यादा होता है। याद रहेगी मेरी बातें? अब फेफड़ों के अंदर क्या होता है? असंख्य श्वास नलियाँ होती है। जो श्वास नलियाँ हैं वो खूब सारी संख्या में होगी। इसके बाद इनके अंदर खूब सारी कूपिकाएँ। अब देख लो आप लोग कि पेड़ के अंदर कितने पत्ते होते हैं। एक्चुअल में तना तो एक ही है, मतलब श्वास नली तो एक ही है, लेकिन उन श्वास नली से खूब सारी श्वसनियाँ निकली और उन श्वसनियों से खूब सारी श्वसनिका निकली, ब्रोंकियोल निकली। और उन ब्रोंकियोल के बाद में क्या निकल गई? कूपिकाएँ, जो किसका रूप है? एक पत्तों का रूप है। पेड़ में जितने पत्ते उतनी अपने शरीर में कूपिकाएँ। पेड़ के पत्ते गिन सकते हो, वैसे ही कूपिकाओं की संख्या वैसे तो गिनी नहीं जाती, लेकिन अनुमानित कूपिकाओं की संख्या हमारे शरीर में 30 लाख के लगभग रहती है। 30 मिलियन के आसपास इन कूपिकाओं की संख्या रहती है। कितनी संख्या? 30 मिलियन के आसपास। और एक्चुअल में क्या होता है? ये जो फेफड़े हैं, इनमें बायां फेफड़े में रहते हैं 2 खंड और दाहिने फेफड़े में रहते हैं 3 खंड, जिनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद रहती है। असंख्य श्वास नलियाँ, असंख्य कूपिकाएँ, जिनकी संख्या लगभग 30 मिलियन के बराबर होती है। रक्त वाहिनियाँ होती है, लसिका वाहिनियाँ होती है, लचीले तंतु रहती है, झिल्लियाँ रहती है और असंख्य कोशिकाएँ रहती है। किनके अंदर? इन फेफड़ों के अंदर। इनके अंदर भी पार्ट होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 पार्ट और दाहिने फेफड़े में 3 पार्ट। एक बात और याद रखना मेरे मित्रों, जो पुरुष के फेफड़े हैं, जो नर के फेफड़े हैं, वो थोड़े साइज़ में बड़े रहते हैं। और मादा के फेफड़े, मतलब नारी या औरतों या स्त्री के अंदर फेफड़े थोड़े साइज़ में छोटे रहते हैं। ये बातें वो है जो पॉइंट ऑफ व्यू किसका? एग्जामिनेशन का याद रखनी है आपको।
लिख लेना आप, ये नोट्स भी लिख लेना, किताब से छाप लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ से आप ये सारा मैटर लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल समझने पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी के अंदर फेफड़े के अंदर, फेफड़े किससे बने होते हैं? स्पंजी ऊतक से बने होते हैं। स्पंज क्या होता है? आपने देखा होगा स्प्रिंग उचकती है तो वो क्या कर रही है? स्पंज कर रही है। दूसरा हम लोगों ने फोम देखा है, फोम या यूँ मान लो गाड़ी, मोटरसाइकिल तो सबके घर में होगी, या फिर सोफा होगा आपके घर में, सोफे के अंदर जो रुई होती है उस रुई को उठा के देखना, वो स्पंज करती है। क्या करती है? स्पंज, मतलब गूदादार, मुलायम। वैसे ही अपने फेफड़े भी स्पंजी होते हैं, उनको ऐसे दबा के देख सकते हैं हम लोग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इनमें क्या लगे होते हैं? स्पंजी ऊतक लगे होते हैं। किनके अंदर? फेफड़ों के अंदर। और दूसरा ये जो देख रहे हो अपन कूपिकाएं, कूपिकाओं के अंदर सल की उपकला की पंक्तियां होती है। क्या होती है? सल की उपकला की पंक्तियां होती है, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान रक्त से होता है। क्योंकि गैस किस में घुलती है? रक्त में। ऑक्सीजन किस में घुलती है? रक्त में। वो किसके द्वारा होती है? कूपिकाओं के द्वारा। और कूपिकाओं में क्या होती है? सल की उपकला की पंक्तियां होती है, लेयर्स बनी होती है सल की उपकला की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन श्वसन मांसपेशियां, जो हमारे फेफड़ों का या श्वसन तंत्र का जो सबसे तीसरा पार्ट है। पहला था ऊपरी पार्ट, दूसरा था निचला पार्ट, और थर्ड था अपना श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों के अंदर एक्चुअल में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जब हम लोगों ने मानव पाचन तंत्र बनाया था उसके अंदर भी डायफ्राम बनाया था। उस डायफ्राम को, या उसको बोलते हैं मध्यपट, उसके अंदर वो क्या होता है? हमारे फेफड़ों को यूं नीचे से डायफ्राम को नीचे खींचा तो श्वास गई, डायफ्राम ऊपर गया तो श्वास बाहर गई। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो, एक बोतल लेना, उसका ऊपर का मुंह काटा, नीचे का मुंह काटा, या फिर ऊपर का मुंह एकदम पैक कर दो और नीचे के मुंह पे गुब्बारा लगा दो। गुब्बारे को जैसे ही खींचोगे, ऊपर का मुंह पैक है, गुब्बारे को जैसे ही खींचोगे ये फेफड़े सिकुड़ेंगे, मतलब या तो ऊपर से सांस लेंगे या फिर ये सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही गुब्बारा छोड़ोगे उसमें वापस हवा भर जाएगी। इस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हो। तो क्या होता है? श्वसन मांसपेशियों में मध्यपट और डायफ्राम होता है, जो हमारे शरीर में बोतल में लगे उस गुब्बारे के समान काम करता है, जो सांस को अंदर लेने में, जैसे ही ये डायफ्राम नीचे हुआ या ये खिंचाव आया, इसमें अपन ने सांस ली, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर गया हमने सांस छोड़ी। तो सांस को खींचने और बाहर निकालने का काम किसकी मांसपेशियां कर रही है? डायफ्राम की या मध्यपट की। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, श्वसन का क्रिया विज्ञान, के श्वसन की क्रिया का विज्ञान क्या है, किसके कारण हम श्वसन कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है मेरे दोस्तों? वायुमंडलीय तथा कूपिका के मध्य ये अपना वायुमंडल है चारों तरफ का, और ये अंदर श्वसनिका के आगे की कोशिकाओं को बोल रहे थे हम लोग कूपिका। वायुमंडलीय एवं कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन के कारण हमारे शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। तो इसमें वायुमंडल अपने को याद रह जाएगा। कूपिका कूप चिल्ला लिए कूपिका भी याद रह जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऐसा डालना चाहिए मसाला कि एग्जामिनर अपनी राइटिंग और अपनी लिखावट और अपना वो जो मेन पॉइंट है वो देख के खुश हो जाए। तो उस एग्ज़ाम में एक वर्ड क्या डाल देना आप? ऋणात्मक दबाव प्रवणता। क्या डाल देना? ऋणात्मक दबाव प्रवणता। और दूसरा डाल देना मध्यपट का संकुचन। अपने जो डायफ्राम था इसका संकुचन, इसके कारण ही क्या ले पाते हैं अब हम लोग? सांस ले पाते हैं और सांस बाहर निकाल पाते हैं। और यही अपनी श्वसन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट साइंस हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं श्वसन लेने के भी। एक तो होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है, इन लाइनों से समझ लीजिए थोड़ा। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त, कोशिकाओं नहीं है ये केशिकाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? केशिकाएं। केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है।
पहला तो ये हो गया। और दूसरा है अपना आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्यों हो रहा है? इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित, ये याद रखना, ये कोशिका नहीं है, ये केशिका है। क्या है? केशिका। केशिका और कोशिका डिफरेंट रहती है माय डियर फ्रेंड्स। केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो श्वसन कितने टाइप का हो गया? बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अपने श्वसन तंत्र के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फेफड़े क्या कर रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया, श्वास नली क्या हो रही है वो देख लिया हम लोगों ने, और श्वास नली के बाद में आया श्वसनी, श्वसनी के बाद आया श्वसनिका, और श्वसनिका के बाद कूपिकाएं जो क्या कर रही है? गैसों का विनिमय कर रही है। किसके साथ में? रक्त के साथ में। और वो कूपिकाएं कितने टाइप से कर रही है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया श्वसन का क्रिया विज्ञान में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्ट 3 के अंदर। थैंक यू।